प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेन जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। 35वीं गाथा के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष जानना चाहिए, अर्थात भाव संवर के भेद इनको जानना चाहिए। यहाँ लोकानुप्रेक्षा के संदर्भ में इन लोक की रचना का वर्णन अपना चल रहा है और कल हमने देखा था मध्य लोक का वर्णन शुरू किया था। मध्य लोक में सबसे पहले बताया कि व्यंतर और भवन वासियों के जो निवास स्थान हैं वो 3 प्रकार के कहे जाते हैं, आवास, भवन और पुर। तो यहाँ देखिए मैं आपको तिलोय पन्नति के आधार पे बताती हूँ। भवनवासी देवों के निवास स्थान दिख रहा है आप लोगों को। भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से रत्न प्रभा पृथ्वी में भवन यानी जो नीचे हैं अधोलोक में वो कहलाते हैं भवन, द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर एवं रमणीय तालाब पर्वत तथा वृक्षादि के ऊपर आवास है। ये 3 प्रकार के हैं। ये सामान्य रूप से कहा है, लेकिन फिर भी कभी भवनों को आवास, आवास को भवन ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन फिर भी एक अगर डिफरेंस करें तो जो अधोलोक में यानी यहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी में नीचे की तरफ जो है वो भवन कहलाते हैं, द्वीप समुद्रों के ऊपर लेवल पे जो है वो भवनपुर कहलाते हैं और तालाबों पे, पर्वतों पे, वृक्षों पे जो है वो आवास कहलाते हैं। नाग कुमार आदि में से किन्हीं के भवन, भवनपुर और आवास तीनों निवास हैं, परंतु असुर कुमारों के केवल एक भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। यानी असुर कुमार जाति के देवों के जो निवास स्थान है वो एक यानी वहां नीचे जो है पंख भाग में वहां भवन रूपी उनके निवास स्थान है। बाकी के जो और भवनवासी देव हैं उनके तीनों टाइप के यानी मध्य लोक में भी कहीं कहीं उनके निवास स्थान होते हैं। और ऐसा ही व्यंतरों के संदर्भ में है। व्यंतरों के भी 3 तरह के इस तरह के निवास स्थान हैं, भवन, भवनपुर और आवास। तो कल यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने को इसमें हो रहा था, तो यहाँ सामान्य रूप से उनको आवास लिख दिया है, भवन के लिए आवास और आवास के लिए भवनपुर भवन, ऐसा दोनों शब्द भी यूज में कर लेते हैं क्योंकि बताना तो निवास स्थान ही है, तो उसको आवास बोलो, भवन बोलो।
लेकिन अगर अंतर करना हो तो इस तरह से अंतर किया गया है कि अधोलोक में जो है वो भवन, मध्य लोक में लेवल पे जो है वो भवनपुर, और वृक्षों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, तालाबों के ऊपर की तरफ जो है वो आवास। ऐसा ही डिफरेंस इनमें किया गया है, और सामान्य रूप से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। देखिए यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर अपना है 139। यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ वापस से। ऐसे पूर्वोक्त लक्षणों वाले असंख्य द्वीप समुद्रों में पर्वत आदि के ऊपर व्यंतर देवों का आवास, नीचे की पृथ्वी के भाग में भवन, और द्वीप और समुद्र आदि में पुर हैं। परमागम में कहे अनुसार उनके भिन्न भिन्न लक्षण हैं। उसी प्रकार खर भाग और पंख भाग में स्थित प्रतर के असंख्यात्वे भाग प्रमाण असंख्य व्यंतर देवों के आवास हैं। खर और पंख भाग में असंख्य व्यंतर देवों के आवास हैं, और व्यंतर देव कितने हैं? प्रतर के असंख्यात्वे भाग, और प्रतर का मतलब है जगत प्रतर, जगत श्रेणी का वर्ग, वो जगत प्रतर कहलाता है। जगत श्रेणी का वर्ग मतलब जगत श्रेणी स्क्वायर, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, या जगत श्रेणी का वर्ग कहो, या जगत श्रेणी स्क्वायर कहो, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती हो। और जगत श्रेणी क्या है कि एक राजू चौड़ी, नहीं, एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू ऊंची, लंबी कहें, एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी या ऊंची जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है, उसे श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी गुणा श्रेणी करेंगे तो वो कहलाता है प्रतर, जगत प्रतर। तो जगत प्रतर के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, इतने असंख्यात व्यंतर देव हैं, उनके आवास हैं, और 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवनों में ये अकृत्रिम चैत्यालय है। ये 7,72,00,000 जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं, मैंने पहले आप लोगों को लिखवाया हुआ है किस तरह से वो इनके होते हैं, 76,00,000, 76,00,000, 72,00,000, इस तरह से। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसके आगे इस अपने द्रव्य संग्रह में भवनवासी और व्यंतर देवों का प्रकरण नहीं है। मध्य लोक का वर्णन है और ज्योतिष लोक का वर्णन है, ऊर्ध्व लोक का वर्णन है। भवनवासी व्यंतरों का और कोई वर्णन इसके बाद में नहीं है। तो जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं, कौन कौन से 10 प्रकार के भवनवासी हैं? कौन बताएंगे नाम? 10 प्रकार के भवनवासियों के नाम। बोलिए रेखा जी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सनत कुमार, उदत, सनत ने स्तनित कुमार, स्तनित, स्तनत, स्तनत कुमार, उदती, उदती और सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और दीप कुमार। पूरे हो गए? कितने हुए? कम हुए? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सनत कुमार, अग्नि कुमार। सनत नहीं है, सुपर्ण है, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, विद्युत तो पहले आ गए, उदती कुमार, ठीक है, और सुपर्ण, सनत कुमार और दीप कुमार और दीप कुमार। सनत आप बार बार में बोल रहे हैं, सनत कुमार नाम के कोई देव नहीं है। एक सुपर्ण कुमार है, एक स्तनित कुमार है। सनत कुमार तो चक्रवर्ती का नाम है। स्तनित कुमार, स्तनित है और सुपर्ण है। फिर भी बीच में वात कुमार रह गए थे। चलिए और कोई बताएंगे? बोले चमेली आंटी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार और उदती कुमार, दीप कुमार और लास्ट में ये दिक कुमार। बढ़िया, बोले सुधा जी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, कुमार, उदती कुमार और दीप कुमार और दिक कुमार। ठीक है,
10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। इनमें से असुर कुमार जाति के जो देव हैं, जो पंख भाग में रहते हैं, उनके भवन होते हैं 64 लाख। 64 लाख। इनमें भी प्रत्येक के 2-2 इंद्र हैं। वो अपन ने सूत्र में पढ़ाया था पीछे तत्वार सूत्र में कि सबके 2-2 इंद्र होते हैं। तो उनके अलग अलग भी बताए गए हैं कि एक इंद्र के कितने भवन है, दूसरे इंद्र के कितने भवन है। उन दोनों का जोड़ मिला के आता है 64। 64 लाख भवन। असुर कुमार जातियों के देवों के 64 लाख भवन। फिर दूसरे हैं नाग कुमार। नाग कुमार जाति के देवों के हैं 84 लाख 84 लाख भवन। विद्युत कुमार के हैं 76 लाख 76। सुपर्ण कुमार के 72 लाख। लाख सबके आगे है 72 लाख। अग्नि कुमार के 76 लाख। वात कुमार के 96 लाख। स्तनित कुमार के 76 लाख। स्तनित कुमार के 76 लाख। उदती कुमार के 76 लाख 76। द्वीप कुमार के 76 लाख 76। और दिक कुमार के भी 76 लाख 76 लाख। तो ये 10 प्रकार के जो वनवासी हैं, इनके भवनों में इतने इतने भवन हैं और इन सब का टोटल करते हैं तो आ जाता है 7 करोड़ 72 लाख। और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। इस तरह से अधोलोक के जो हम नमस्कार करते हैं प्रतिदिन, अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को, और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। तो ये जो भवनवासी देवों के भवन हैं, वहां उनके रहने की जगह है। उन भवनों में ऐसे एक एक चैत्यालय हैं, ये बड़े वाले। तो जितने भवन हैं उतने उनके चैत्यालय हैं। इस तरह से 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में भवनवासी देवों के भवनों में है। इसके अलावा जो व्यंतर देवों के वहां भवन वगैरह हैं, उनमें भी चैत्यालय हैं। उनकी गिनती नहीं है, वो असंख्यात की संख्या में है। बोलिए चमेली आंटी। जैसे था अपन ने 3 चीज लिखी, भवन, भवनपुर और आवास। भवन में तो जैसे कौन रहेगा, रत्न प्रभा पृथ्वी में, मतलब भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए। भवन जो रत्न प्रभा पृथ्वी में नीचे, अब मेरी सुनिए, जो रत्न प्रभा पृथ्वी में नीचे हैं, अधोलोक में जो पहले और दूसरे भाग में रत्न प्रभा पृथ्वी के, वो सब कहलाते हैं भवन। वो सब कहलाते हैं भवन, हो चाहे व्यंतरों के हो चाहे भवनवासियों के हो, वो कहलाते हैं भवन। और जो अपने यहाँ मध्य लोक में लेवल पे जो बने हुए हैं, जैसे अपने जमीन से टच होके बने हुए हैं ना, ऐसे मध्य लोक में जमीन से टच हुए हुए लेवल में भी व्यंतर देवों के स्थान रहने के बने हुए हैं, वो कहलाते हैं भवनपुर या पुर। अकेला पुर भी कहते हैं, भवनपुर भी कहते हैं। और कोई वृक्षों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, तालाबों के ऊपर, वहां जो रहने की जगह उनकी बनी हुई है, वो कहलाते हैं उनके आवास। नहीं, रहते कौन है वहाँ पे, ये पूछना चाहती हूँ। बताया ना, व्यंतर भी रहते हैं, भवनवासी भी रहते हैं। अच्छा, दोनों ही रहते हैं। हाँ, दोनों के। थैंक यू। इस प्रकार से ये भवनवासी और व्यंतर देवों के संबंध में। और तो उनकी रचना विशेष अपन ने तब पढ़ी थी, उनके किस तरह का उनके मानस स्तंभ होता है, वो चैत्य वृक्ष होता है उनके भवनों में। फिर नीचे 5-5, 7-7 प्रतिमाएं होती हैं, ऊपर चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं होती हैं। वो विशेष वर्णन और उनके संदर्भ में है।
अभी अपन जितना यहाँ है उतना उस हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। फिर तिर्यक लोक में यहाँ कल हमने देखा था जम्बू द्वीप की रचना का वर्णन। और जम्बू द्वीप जो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीचों बीच गोलाकार, और गोलाकार किसके समान गोलाकार है? ये थाली के समान। जैसे थाली गोल होती है, बीच में पूरी उसमें कुछ खाली नहीं होता है, पूरी जगह नहीं, ऐसा नहीं, स्पेस है, पूरी सरफेस लिए हुए वो थाली होती है। उसी तरह थाली के समान गोल जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच तो एक सुमेरु नाम का पर्वत है, जो कि जम्बू द्वीप की भी सेंटर है और पूरे 3 लोक का भी सेंटर है। और ये जम्बू द्वीप का एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, यानी जो इसका व्यास है वो है 1 लाख योजन। 1 लाख योजन इसका पूरा व्यास है। और इस जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं। दक्षिण दिशा से प्रारंभ करेंगे तो पहला हिमवन, फिर महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इस तरह से 6 महापर्वत इस जम्बू द्वीप में हैं। और इन 6 पर्वतों के कारण अब ये द्वीप कितने भागों में हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भागों में बट गया, जो 7 क्षेत्र कहलाते हैं। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं ये? बोलिए अनीता जी कोठारी। जम्बूद्वीप, फिर जम्बूद्वीप, धातकी खंड, नहीं सॉरी, जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र बताने। सॉरी, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि, विदेह क्षेत्र, रम्यक, हिरण्यवत, इरावत। बहुत बढ़िया। भरत, ये यहाँ दक्षिण से शुरू करेंगे। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। नक्शे में हमेशा राइट हैंड साइड पे पूर्व, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पश्चिम, नीचे की तरफ दक्षिण, ऊपर की तरफ उत्तर, ये दिशाएं नक्शे में हमेशा इस तरह से दिखाई जाती हैं। तो भरत क्षेत्र इस जम्बू द्वीप के दक्षिण में है। अब ये जो 6 पर्वत हैं, इन 6 पर्वत पर एक पर्वत पर एक सरोवर है। ये समझ लीजिए पर्वत हैं, और इन पर्वतों पर एक सरोवर है। जैसे ये पर्वत है, अब ये तो अपना छोटा बना है, इसको बड़ा बनाते हैं। समझ लीजिए कि हिमवन पर्वत है, मैं ऊपर बना रही हूँ आप लोगों को दिखाई दे इसके लिए। ये हिमवन पर्वत है, और हिमवन पर्वत के बीचों बीच ये पद्म सरोवर है। हिमवन पर्वत की चौड़ाई कितनी है? ये ऊपर चौड़ाई, ऊपर की तरफ ऐसा सरफेस वो कितना है? देखिए हिमवन पर्वत यहाँ जैसे मध्यलोक में पहले द्वीप से उसके आगे वाला समुद्र वो दुगने विस्तार वाला है, फिर उस द्वीप से उसके आगे वाला समुद्र से उसके आगे वाला द्वीप वो दुगने विस्तार वाला है, ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। वैसे ही यहाँ जम्बू द्वीप में भी एक क्षेत्र के बाद में जो पर्वत है उसका विस्तार, जमीन पे उसका फैलाव वो डबल है। फिर उस पर्वत के आगे जो क्षेत्र है उसका भी जमीन के आगे जो विस्तार है वो डबल है। मतलब क्या है, ये तो अपन ऐसा बना रहे हैं ना बोर्ड पे खड़ा करके, इसको ऐसा समझिए, ये यूं है, तो ये यूं है, थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को? तो ये भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र की ये विस्तार इतना। और अब ये जो हिमवन पर्वत होगा वो ये जो विस्तार है इससे डबल विस्तार है इस हिमवन पर्वत का, ये जमीन पे भी, और इसकी जो हाइट होगी ऊपर हाइट पे भी, इस तरह से इसका विस्तार होता है। तो ये दुगना दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र तक जाते जाते दुगना दुगना विस्तार होता है। तो भरत क्षेत्र का जो ये बीच की दूरी है, जो विस्तार है, वो है 526 सही 6/19, 526 समझ लो, 526 योजन है। तो जो ये है हिमवन पर्वत, उसका विस्तार उसका डबल होगा। तो कितना आएगा 526 का डबल? 1052। 500 का दुगना 1000 और 26 का दुगना 52। तो 1052 वो लगभग में निकाल रहे हैं अपन, पॉइंट्स वाला उसके आगे है कुछ,
लगभग 1052। और ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत कैसे हैं कि ऊपर से नीचे तक दीवार की तरह सीधे, जैसे हम पर्वत बनाते हैं दुनिया में, ये ऐसा पर्वत नहीं है। ये हिमवंत पर्वत कैसा है कि ये सीधा, जैसे दीवार होती है यूं सीधी, ऐसा सीधा दीवार जैसा पर्वत है, नीचे से ऊपर तक एक सा। तो नीचे जितनी चौड़ाई है 1052 योजन, उतनी ही चौड़ाई ऊपर तक 1052 योजन ही इसकी चौड़ाई है। तो ऊपर अपन पहुंचेंगे, पर्वत के टॉप पर पहुंच गए, तो उसकी चौड़ाई 1052 योजन है। उस 1052 योजन की ये चौड़ाई यहाँ दिखा रही हूँ आपको, इसी चीज को। ये है 1052 योजन यहाँ से यहाँ। और इसकी हाइट कितनी है? हिमवंत पर्वत की हाइट, जमीन से ऊंचाई, देखो दो चीजें मैं बता रही हूँ आपको। एक तो है हाइट, समझ लीजिए कि जैसे कि ये तो है हाइट हिमवंत पर्वत की, है ना। ये हाइट है 100 योजन, 100 योजन ऊंचा। और ये है इसका फैलाव ऊपर, ये यहाँ से, ये तो अपनी जमीन है, ये जमीन से 100 योजन ऊपर चले, ये 100 योजन की इसकी हाइट है। और यहाँ इसका फैलाव कितना है ऐसे चौड़ाई, ये है 1052 योजन। अब इस यहाँ पर्वत की इस चौड़ाई की यहाँ बीचों बीच यहाँ पर एक बना हुआ है पद्म सरोवर, समझ लीजिए ये पद्म सरोवर बना हुआ है, दिख रही है स्केल, ये ऐसा, ये ऐसे इस पर्वत के बीचों बीच इस चौड़ाई में यहाँ पर सरोवर बना हुआ है। 100 योजन की ऊंचाई है और नीचे और ऊपर सभी जगह एक सा विस्तार है, चौड़ाई एक सी है, 1052 योजन की चौड़ाई है। तो इस 1052 योजन की चौड़ाई में ये बीच में पद्म सरोवर बना है। तो कहाँ पर आएगा? और पद्म सरोवर की कितनी है लंबाई चौड़ाई? पद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई वो कितनी है, बोलो प्रीति? 1000 × 500। हाँ, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। तन मध्य वो तो योजना पुष्करण है, उसके पहले वाला सूत्र कौन सा है? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदय। पहला जो है योजन सहस्रायाम यानी 1000 योजन लंबा और उसके आधा यानी 500 योजन चौड़ा। तो ये जो अपना पर्वत है और इस पे पद्म सरोवर है, तो ये 1000 योजन तो लंबा है और ये 500 योजन चौड़ा, इस पे ये सरोवर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बीच में कितना आएगा? ये पद्म सरोवर है 1052 योजन और अपने को 500 योजन का ये बनाना है, ये अपना है 500। ठीक है, तो इधर से कितना इधर चलेंगे, इधर से कितना इधर चलेंगे, बता सकते हैं? तो 1052 में से बता रहे हैं कोई? बोलिए रजनी जी। 1052 में से दोनों साइड से ये घटा लेंगे, 250 20 में से 250 घटा के उसमें 2 का भाग दे देंगे। हाँ, तो 1052 में से एक साथ 500 घटा दो, मतलब सरल करने के लिए। ये 500 का है ना अपना, दोनों साइड से 250 घटाएंगे तो भी वैसे ही आएगा। बोलो प्रीति। हाँ, 500 घटाया तो 552 और डिवाइड 2 करा तो 276। 552 बचा, अपने को 500 तो निकाल जगह लेनी है उसमें से, तो 500 घटा दिया। अब बचे अपने पास 552, तो 552 में से आधा इधर देना है, आधा इधर देना है, तो उसको 2 से भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छिकी 12। ये 276 योजन इधर से चले, 276 योजन इधर से चले। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1052।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ी सी गणित है, नींद नहीं आए जिससे, अभी दोपहर का समय है ना, वरना नींद आने लग जाती है पढ़े हुए विषय में, तो थोड़ी सी गणित कर लें तो नींद नहीं आए। बोलिए किसको पूछना है? रेणु जी बोलिए। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखो अपनी टोटल जो चौड़ाई, यानी वो जो उसकी चौड़ाई है ना हिमवन पर्वत की, वो है 1052, और बीच में से अपने को 500 योजन का सरोवर निकालना है, तो वो तो एकदम बीचों बीच है, तो इधर से कितना छोड़ेंगे और इधर से कितना छोड़ेंगे, दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा ना, तो 500 योजन तो ये कम हो ही गया है, तो अपने पास बचे हैं 552 योजन, इधर और इधर दोनों जगह के मिला के 552 योजन बचे। 1052 में से 500 कम कर दिए तो 552 योजन अपने पास में बचे। तो इन 552 योजन में से आधा अपने को इधर उत्तर की तरफ छोड़ना है, आधा अपने को दक्षिण की तरफ छोड़ना है, तो इसलिए 2 का भाग लगा दिया। आधा करने के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 का भाग लगाया तो आया 276। तो 276 योजन उत्तर की तरफ आगे बढ़े, 276 योजन इधर दक्षिण से अंदर की तरफ गए, तो ये बीच में पद्म सरोवर है, ये 500 योजन की इसकी ये लंबाई है और चौड़ाई है 1000 योजन, या 1000 योजन लंबा कहो और 500 योजन चौड़ा कहो, इस तरह से ये पद्म सरोवर है। इधर यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है 1000 योजन और यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है 500 योजन। ऐसा ये हिमवन पर्वत का हमने देखा, ऐसे ही महाहिमवन उसका जितना विस्तार होगा और उसमें वो 2000 योजन चौड़ा और 1000 योजन लंबा होगा, तो उस हिसाब से निकलेगा कि किस जगह पर ये है। ठीक है, बीचों बीच में है पर्वत के, तो ये पद्म सरोवर, पद्म नाम का सरोवर ये हिमवन पर्वत पर है। अब इस सरोवर में से नदियां निकलती हैं, हर सरोवर में से 6 पर्वतों पर एक एक सरोवर है, और एक एक सरोवर में से 2-2 नदियां निकलती हैं, और जो पहला और अंतिम सरोवर है पद्म और पुंडरीक, इन 2 सरोवरों में से 3-3 नदियां निकलती हैं। ऐसे पूरे भरत क्षेत्र में 14 नदियां होती हैं। तो सबसे पहले जो पद्म सरोवर में से 2 नदियां निकलती हैं वो देखते हैं। ये पद्म सरोवर है और इसमें तो जल भरा है। अभी प्रश्न है आप लोगों के लिए, ऐसा स्थान बताइए कि जहां से जल निकलता ही है, उसमें इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग ही है, और ऐसा स्थान जहां पर इनकमिंग ही इनकमिंग है, वहां से आउटगोइंग नहीं है। अभी आ जाएगा आप लोगों को जवाब, या कल के लिए छोड़ें? ऐसा स्थान जहां से केवल जल निकलता है, आउटगोइंग है, जहां आता नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जहां केवल आता ही आता है, जहां से बाहर नहीं जाता है। बोलिए प्रमिला जी, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा पहले का। जहां से खाली निकलता है वो पद्म सरोवर। पद्म सरोवर, 6 ही सरोवर जो हैं, हाँ। यहाँ इनकमिंग कुछ भी नहीं है, यहाँ से बाहर निकलेगा पानी, नदियां निकल रही हैं, लेकिन आ रहा है कहाँ से पानी, वो कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था कि जहाँ इनकमिंग ही है, जहाँ केवल आता ही है, जहां से बाहर नहीं निकलता है। बोलिए स्नेहलता जी। पहले का उत्तर बताइए। अच्छा ठीक, बोलिए पूर्णिमा आंटी। समुद्रों में जाता है ना सब नदियों का पानी, समुद्र। हाँ, लवण समुद्र, केवल लवण समुद्र और अपना कालोदधी समुद्र, उसी में है ये नदियों की व्यवस्था। आगे तो फिर इस तरह की रचनाएं हैं नहीं, तो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में पानी केवल आता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि लवण समुद्र का पानी अंदर आ रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ से नदियां निकल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ कल जो अपन ने पढ़ा था, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ती भी हूँ, फिर इसके साथ साथ अपन डायग्राम में देखेंगे।
उन पद्मादि 6 सरोवरों में से आगम कथित क्रम प्रमाण से जो 14 महानदियां निकलती है उनका कथन करते हैं। पेज नंबर 140 पे पढ़ रही हूँ मैं। हिमवत पर्वत पर स्थित पद्म नामक महाद्रह के पूर्व तोरण द्वार से आधा कोस गहरी और 6 योजन 1 कोस चौड़ी गंगा नदी निकलकर, अब ये इधर भी देखिएगा आप, बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ये पद्म सरोवर है। इस पद्म सरोवर के पूर्व तोरणद्वार, पूर्व किधर होगा? राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे पूर्व है। जो अपना मैप होता है उसमें ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में ये पूर्व है। ये यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, तोरण द्वार उसको कहते हैं। जहाँ तोरण समझते हैं, इस तरह के डिजाइन कंगूरे वाले जो द्वार होते हैं उसको तोरण द्वार कहते हैं। तो यहाँ पर द्वार बना हुआ है और उस द्वार से निकलकर, बोलिए रेणु जी। स्क्रीन बड़ा कीजिए ना, स्क्रीन कौन सी वाली? ये बोर्ड वाली। आप अपने मोबाइल में ऐसा हाथ से जूम करिए, या तो मैं इसको बड़ा नहीं कर सकूंगी, होगी। मैं ये शेयर स्टॉप कर देती हूँ। अब देखिए, आप बड़ा दिख रहा है? हाँ। चलिए, तो पूर्व तोरण द्वार से आधा कोस गहरी पर्वत पर, नहीं, आधा कोस गहरी और 6 योजन 1 कोस चौड़ी, यहाँ से नदी निकल रही है इस द्वार से। और ये जो नदी निकल रही है इसकी गहराई या कहें मोटाई, ये जो पानी की धारा यहाँ से निकल रही है नदी की, वो कितनी है? आधा कोस गहरी। गहरी का मतलब उतनी मोटी धारा, अपनी चालू भाषा में अपन बोले उतनी मोटी धारा, आधा कोस जितनी मोटी धारा। और चौड़ाई कितनी है उस धारा की? 6 योजन 1 कोस चौड़ी। 6 योजन और 1 कोस चौड़ी। देखिए, इसके लिए 6.25 योजन भी आता है। आधा योजन गहरी और 6.25 योजन विस्तृत। यहाँ पर 6 योजन और 1 कोस, तो 6 योजन और 1 कोस वही 4 कोस का 1 योजन है, तो 6.25 योजन होगी बराबर। 6 योजन और 1 कोस बोलो या 6.25 योजन बोलो, एक ही बात है। ये जो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई और मोटाई कितनी है? लंबाई नहीं, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई तो अभी पानी क्योंकि निकलेगा, वो लंबाई अभी बताएंगे। ये धारा कितनी मोटी है? आधा कोस जितनी तो मोटी है। और ऐसे पानी की धारा जो बन रही है उसकी चौड़ाई कितनी है? 6 योजन 1 कोस कहो या 6.25 योजन कहो। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये तो है 6 योजन 1 कोस। ये जो दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो मोटाई होगी पानी की वो है आधा कोस। ठीक है, समझ में आ रही है मोटाई? और वो समझ में आ रही है ना भाई, धारा निकलेगी कोई तो धारा में पानी में मोटाई होगी, और उसका जो मुख होगा उससे, अपना नल होता है तो जितना नल का गोला है उतनी तो उसकी वो हो गई चौड़ाई। यानी अपना तो क्या है, गोलाकार है ना, ऐसा वाला नल हो, आजकल इस तरह के भी नल आते हैं ना चौड़े वाले वॉश बेसिन वगैरह में, तो वो जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी तो चौड़ाई धारा आ रही है। और फिर पानी कितना मोटा, कि अपन ने नल पूरा फुल खोला है तो उतने प्रेशर से आ रहा है, थोड़ा सा खोला है तो उसमें प्रेशर कम है, तो वो उसकी मोटाई बता रहे हैं, आधा कोस मोटी और 6.25 योजन चौड़ी। उसी पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक जाती है। ये यहाँ से निकली और ये चल रही है, ये धारा इस तरह से पानी की ये चल रही है। कितनी दूर चली? 500 योजन। 500 योजन तक ये ऐसे सीधी चली पानी की धारा, 500 योजन तक जाती है। तत्पश्चात वहां से गंगा कूट के समीप दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर, यहाँ हिमवन पर्वत पर क्या है? इस हिमवन पर्वत पर कूट बनी हुई है, टोक बनी हुई है। हिमवन पर्वत की रचना हमने पहले पढ़ी थी। तो जो ये हिमवन पर्वत है इस पर 8 या 9 इस पर वो बनी हुई है कूटें, जिसमें जो अंतिम पूर्व दिशा की ओर सिद्धायतन कूट है, उस सिद्धायतन कूट पर अकृत्रिम
जिनालय 9 नहीं 11 हिमवन पर्वत पर 11 है, फिर 9 उस पे है निषद पे। हिमवन पर्वत पर 11 कूट, महाहिमवन पर 8 कूट, निषद पर 9 कूट। इस तरह से कूटें बनी हुई हैं इन पर्वतों पे। तो यहाँ जो ये 11 से एक कूट बनी हुई है, समझ लीजिए इस तरह से 11 कूटें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये तो मैं नीचे बनाई हूँ, कूट वही है इसी लेवल पे। तो एक जो यहाँ कूट है उस कूट का नाम है, समझ लीजिए गंगा कूट। गंगा कूट। तो ये गंगा कूट जिस जगह है उस गंगा कूट तक नहीं पहुंच रहा है ये पानी, और उससे पहले ही ये टर्न कर लेती है ऐसे। पांच सौ योजन यूं चली सीधी, और फिर गंगा कूट जिस जगह है, ये गंगा कूट है इस जगह, ये यहाँ पर गंगा कूट है। तो इस गंगा कूट से पहले ही ये टर्न कर लेगी। इस नदी का नाम भी क्या है? गंगा नदी। और ये जो इसके नेक्स्ट वाली जो कूट है उस कूट का नाम भी गंगा कूट है। तो गंगा कूट तक न पहुंचते हुए ये 500 योजन तक जाती है। तत्पश्चात वहां से गंगा कूट के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर भूमि में स्थित कुंड में पड़ती है। ये दक्षिण की ओर मुड़ गई, दक्षिण मतलब या नीचे की तरफ ऐसे मुड़ गई है। और इस पर्वत पर ये जो हिमवन, ये तो अभी ऐसा दिख रहा है अपने को, अभी आप इसको ऐसे देखिए, ये ऐसे है, दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा? ऐसे है ये। तो ये यूं सीधी चली, फिर ये इधर टर्न ले ली, और अब ये पर्वत है, समझ लीजिए यही पर्वत है, ये यहाँ तक आ गई। ये ऐसे यहाँ से चल के यहाँ आ गई। अब इस पर्वत से गिरेगी नीचे। ये तो है पर्वत अपना हिमवन पर्वत, यहाँ इस पे पद्म सरोवर है, यहाँ से यूं चली, यूं मुड़ी, और अब नीचे गिरना है। नीचे है, क्या है नीचे? नीचे भरत क्षेत्र। नीचे भरत क्षेत्र है हिमवन पर्वत के आगे। तो अभी भरत क्षेत्र में आके गिरना है इसको। तो ये जहां से गिर रही है इस जगह से, पर्वत से, जहां यहाँ पर भी वो गोमुखाकार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं राजगिरी वगैरह में, या जहां भी पानी निकलता है पर्वतों से, ऐसा गोमुख, गाय का, बैल का जैसा मुंह, शेर का मुंह, ऐसा कुछ बना होता है। तो वहां पर भी इस तरह से वो गोमुखाकार, शेर जैसा, गाय जैसा, बैल जैसा कुछ वहां मुंह बना हुआ है, और प्रणालिका उसको बोलते हैं। उसमें से वो निकल कर और फिर नीचे गिरती है। और नीचे कहाँ गिरती है? भूमि में स्थित कुंड में पड़ती है। और नीचे क्या है कि वहां नीचे किस जगह गिरेगी? भरत क्षेत्र में। ये भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। तो उन 6 खंडों में से वो उमलेच खंड का एरिया आता है। अपन भरत क्षेत्र की रचना भी आगे पढ़ेंगे। और तो जिस जगह वो गिरती है वहां पर नीचे एक बड़ा कुंड बना हुआ है, और उस कुंड के अंदर एक पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर देवी का महल है। उस महल के ऊपर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। और वो प्रतिमा कैसी है? जटा वाले, ऐसे घुंघराले बाल नहीं है उसमें, वो प्रतिमा जटा वाली। आजकल भी प्रतिमा इस तरह की बनती हैं जिसमें इस तरह से जटा वाली प्रतिमाएं, ऊपर सिर पे जूड़ा टाइप जैसा बालों का वो बना होता है। तो ऐसे जटा वाली वो प्रतिमा जिनेंद्र भगवान की वहां पर विराजमान है। और यहाँ से वो सीधी गिरती है, और समझ लीजिए कि ये यहाँ प्रतिमा विराजमान है, और वो सीधी यहाँ से गिर के और इस प्रतिमा के ऊपर ऐसा गिरती है। समझ लो कि वो उसका अभिषेक करती हुई मानो वो वहां से निकल रही है। तो इस तरह से गंगा नदी का उद्गम, यानी गंगा नदी किस तरह से निकलती है। ये जो अन्य मतों में कथा चलती है कि शिव जी की जटा में से गंगा निकली, ऐसा अन्य मतों में कहा जाता है। गंगा कहाँ से निकली है? कि हिमालय पर्वत से निकली है। और हिमालय पे कौन रहते हैं? कि वो शिव जी हिमालय पे रहते हैं। शिव जी की जटा में से गंगा नदी निकली है, ऐसा वहां कहते हैं। तो ये गंगा नदी कहाँ से निकली है? वास्तव में हिमवन पर्वत से, हिमालय से नहीं, हिमवन पर्वत से निकली है। और क्योंकि हिमवन पर्वत से निकलकर वो जहाँ गिरती है वहां वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वो प्रतिमा जटा वाली है। तो वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से वो निकल के आगे नीचे कुंड में पड़ती है, फिर आगे बढ़ती है। तो उसको इस तरह से अन्य मतों में निरूपित किया गया है। वास्तव में कोई शिव जी की जटा में से गंगा नहीं निकली है, पद्म सरोवर से
पद्म सरोवर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से निकली है, वो पद्म सरोवर से वो निकलती हुई इस तरह से वो आगे बढ़ती है, और वो नीचे किस तरह से फिर आगे बढ़ती है वो अपन कल देखेंगे। अभी ये गंगा नदी की बात चल रही है, हिमवंत पर्वत की और बात फिर अपन इसके बाद में कर लेंगे। अभी यही पूरा करते हैं, समय अपना हो गया है। बोलो प्रीति। हाँ, वो जो मानते हैं वो गंगा तो वैसे भी अलग है ना, ये वाली गंगा तो है ही नहीं। हाँ, वो गंगा, ये तो अभी जो गंगा अपने को दिख रही है ना, ये तो छोटी सी है। ये गंगा की कितनी, इसकी ये धारा ही 6.25 योजन चौड़ी इसकी धार, ये वहां, और अभी नीचे आते आते फिर छोटी होगी, फिर बाद में फिर फैलेगी। वो पूरा जब लवण समुद्र में जाके मिलेगी तो कितनी बड़ी रहेगी, पूरा पूरा उसका वर्णन दिया गया है शास्त्रों में, किस तरह से अभी बीच में मिलेट खंडों में आएगी, वहां गुफाओं में इसमें और नदियां मिलेगी, 14,000 उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, हमारे तो समुद्र भी इससे छोटे हैं, अभी के जो समुद्र है ना वो भी इससे छोटे हैं वास्तव में, लेकिन वो नाम की सिमिलैरिटी है, हिमवन और हिमालय और गंगा, वो नाम सेम सेम लगते हैं, इसलिए वो ऐसा भ्रम हो जाता है। चलिए, जय जगन्नाथ।